हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल डियर नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन इन जेके एकेडमिया। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेके एकेडमिया ने आप सभी के लिए जो है एमसीक्यू सीरीज को स्टार्टिंग किया हुआ है। कुछ क्लासेस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं, जो आप लोग कहते हैं, हम उसको टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आया है कि व्हाट्सएप पर नोट्स जो है प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग है, जिसके अकॉर्डिंग मैं व्हाट्सएप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स जल्दी ही सेंड कर दूंगा। बस एक दो दिन का और समय दीजिए तो आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है स्टिलाइजेशन। वो स्टिलाइजेशन टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जो है स्टिलाइजेशन के ऊपर मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चंस भी आपको स्टिलाइजेशन पर मिल सकते हैं। तो टोटल जो हमने कोशिश किया है कि सभी एमसीक्यूज़ जो स्टिलाइजेशन के ऊपर हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 45 एमसीक्यू कराऊंगा स्टिलाइजेशन के, जो आपको ध्यान से देख लेने हैं। जो आपको आते हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा और जो आपको नए लगते हैं उनको आप नोट डाउन करके एज अ वन लाइनर अपना क्वेश्चन रिविजन के लिए बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्टिलाइजेशन। इनमें से कौन सा स्टिलाइजेशन का टाइप नहीं है? तो बैच स्टिलाइजेशन, कंटिन्यूस स्टिलाइजेशन, फिल्टर स्टिलाइजेशन या सबमर्ज्ड स्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सबमर्ज्ड जो है एक तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ये स्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो बैच स्टिलाइजेशन होता है, कंटिन्यूस स्टिलाइजेशन होता है, फिल्टर स्टिलाइजेशन होता है। 3 टाइप्स की आपकी स्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिलाइजेशन। स्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, एलिमिनेशन ऑफ कंटामिनेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया। तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ कंटामिनेशन, हमारा यहाँ पर स्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसका मीनिंग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए स्टिलाइजेशन से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैच स्टिलाइजेशन। इनमें से कौन सा बैच स्टिलाइजेशन के प्रोसेस पर काम करता है? तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑटोक्लेव हमारा बैच स्टिलाइजेशन प्रोसेस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द हाईएस्ट फिजिबल टेम्परेचर फॉर बैच स्टिलाइजेशन इज़। तो सभी को पता है कि अभी हमने देखा कि जो हमारा बैच स्टिलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? ऑटोक्लेव है। तो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं सभी जानते हैं ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव का जो फिजिबल टेम्परेचर है वो होता है कितना? 121 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 121 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय मॉइस्ट हीट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय। इसने कहा है कि अगर हम मॉइस्ट हीट से एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करते हैं तो इसे हम कैसे रिएक्शन में डिस्क्राइब करेंगे? तो ये आप याद रखेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्टिव कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका मॉइस्ट हीट की हेल्प से, तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जब आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्ट हीट से किल करते हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है। द कंटामिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय स्टिलाइजिंग द फर्मेंटेड वेसल ओनली। देखो, इसने कहा है कि एक तरह से आपको बताना है कंटामिनेशन कैन बी अवॉइडेड, कंटामिनेशन को अवॉइडेड करना बाय स्टिलाइजिंग द फर्मेंटर वेसल ओनली। यानी कि अगर आप फर्मेंटर की जो वेसल्स हैं उनको स्टिलाइज कर देंगे तो क्या आप कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? तो 6 का जो है फॉल्स, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ फर्मेंटल वेसल्स को स्टिलाइज करने पर आप जो है कंटामिनेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड द फर्मेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली टू अकर। अगर जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेशन में आ जाता है, इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होगी? द मीडियम विल नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेंट, द कंटामिनेंट may outgrowth the production organism, the contaminant may contaminate the final product, the contaminant may degrade the final product। तो इसने कहा है कि जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर वो फर्मेंटेशन में आता है तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मीडियम विल नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द कंटामिनेशन। यानी कि ये कह रहा है कि मीडियम जो है वो कंटामिनेंट को ग्रोथ करने के लिए जो है अलाउ ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंटामिनेशन ग्रोथ हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द स्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन ब्राउनिंग ऑफ मीडिया। जैसे ही मीडिया का जो कलर है वो ब्राउनिंग आता है तो कौन सी रिएक्शन हम इसमें कहते हैं? स्टिलाइजेशन, देखो इसने कहा स्टिलाइजेशन के थ्रू जब आपका मीडिया है वो ब्राउन कलर का हो जाता है तो स्टिलाइजेशन की कौन सी प्रोसेस? तो सैंडमेयर रिएक्शन, मिलार्ड रिएक्शन
और कैनिजारो रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा मेलार्ड रिएक्शन। अगर मीडिया का कलर स्टरलाइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ये हमारी मेलार्ड रिएक्शन में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ बैच स्टरलाइजेशन में लीड टू, अगर आप बैच स्टरलाइजेशन को लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मीडिया हो जाता है, रिकवरी ऑफ मीडिया, डिग्रेडेशन या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आप बैच स्टरलाइजेशन को लॉन्ग एक्सपोजर में रखेंगे तो वहाँ पर डिग्रेडेशन के चांसेस आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म डेल फैक्टर। तो डेल फैक्टर जो है, डिलीट फैक्टर कह सकते हैं इसको हम, किस साइंटिस्ट ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है डेंड्रोफर एंड हम्फेरी, ऑप्शन नंबर बी जैकब एंड मोनाद, ऑप्शन सी बैंक्स एंड कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर डी रिचार्ड्स। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे डेंड्रोफर एंड हम्फ्री ने जो है डेल फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, डेंड्रोफर एंड हम्फ्री, आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बैच स्टरलाइजेशन ओवर कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन। तो इसने कहा है कि बैच स्टरलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है। तो इसने फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुपीरियर मेंटेनेंस ऑफ मीडियम क्वालिटी, इजी टू स्केल अप, ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैच स्टरलाइजेशन का, बैच स्टरलाइजेशन यानी कि लो इक्विपमेंट कॉस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन फॉर डेल फैक्टर। तो डेल फैक्टर की इक्वेशन आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है फ्री एनर्जी इक्वल टू 1n एन नॉट अपॉन एन टी, ऑप्शन नंबर बी फ्री एनर्जी इक्वल टू 1n एन टी अपॉन एन नॉट, एंड ऑप्शन नंबर सी फ्री एनर्जी इक्वल टू 1n ब्रैकेट में एन नॉट, एंड डी ऑप्शन इक्वल टू फ्री एनर्जी इक्वल टू 1n एन नॉट इंटू एन टी। तो यहाँ पे जो डेल फैक्टर की इक्वेशन होगी वो होगा राइट ऑप्शन नंबर ए, फ्री एनर्जी इक्वल टू 1n एन नॉट अपॉन एन टी। तो एन नॉट अपॉन एन टी आप याद रखेंगे, 1n उसके आगे लगा देंगे, तो ये आपका जो है रिएक्शन हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन हो जाएगा डेल फैक्टर का। तो 1n ब्रैकेट एन नॉट अपॉन एन टी। इसके बाद नेक्स्ट, द डेल फैक्टर डिक्रीजेज एज द इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसने कहा है कि डेल फैक्टर घटता है जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनिशियल नंबर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट या जीरो हो जाता है। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घटते चले जाते हैं उसी तरह से डेल फैक्टर भी घटता चला जाता है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ऑटोक्लेव टू कंप्लीट इट्स साइकिल। इसने कहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ऑटोक्लेव टू कंप्लीट इट्स साइकिल। ऑटोक्लेव को कितना टाइम लगता है अपनी साइकिल कंप्लीट करने में, 30 to 35 मिनट, 50 मिनट टू 1 आवर, 15 to 20 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 to 20 मिनट्स का यहाँ पर समय लगता है, 15 से 20 मिनट का ऑटोक्लेव को अपनी साइकिल पूरा करने में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द डेल फैक्टर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ फर्मेंटर। इसने कहा है कि अगर आप फर्मेंटर का साइज़ बढ़ाते हैं तो क्या डेल फैक्टर इंक्रीज होता है। तो ट्रू और फॉल्स, तो दो ऑप्शन है। तो अगर फर्मेंटर का साइज़ बढ़ाते हैं तो क्या डेल फैक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। बिल्कुल, अगर आप फर्मेंटर का साइज़ बढ़ाते हैं तो आपका डेल फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा टाइम जो है कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हीटिंग टाइम, सेकंड कूलिंग टाइम, थर्ड होल्डिंग टाइम, फोर्थ स्टरलाइजेशन टाइम। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टरलाइजेशन टाइम जो है कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है। हीटिंग टाइम इंक्लूड होगा, कूलिंग टाइम इंक्लूड होगा, होल्डिंग टाइम इंक्लूड होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, द होल्डिंग टाइम एट 135 डिग्री सेल्सियस विल बी। इसने कहा है कि जो होल्डिंग टाइम है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, उसमें 135 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.44 मिनट्स, 51.9 सेकेंड, 18.9 सेकेंड, 2.7 सेकेंड। तो होल्डिंग टाइम 135 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा होगा तो वो होगा 51.9 सेकेंड। तो 135 डिग्री सेल्सियस पर 51.9 सेकेंड हमारा होल्डिंग टाइम हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस स्टरलाइजर। इसने कहा है इनमें से कौन सा एक कंटिन्यूस स्टरलाइजर का एग्जाम्पल है। तो स्टीम इंजेक्टर, इनर्शियल इम्पैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड इंटरसेप्शन।
तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा स्टीम इंजेक्टर है वो एक तरह का कंटिन्यूस स्टेरिलाइजर का एग्जाम्पल होता है। तो फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चंस पे अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लग रहा है आपको सीरीज़, कैसी लग रही है आपको क्लासेस, तो हमें कमेंट बॉक्स में लगातार बताते चलते रहिए। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए और क्लासेस बनाने का मन करता है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे एग्ज़ाम तक, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है अपने एग्ज़ाम में। तो डेफिनेटली बने रहिए जेके एकेडमिया के साथ। 19 का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ होल्डिंग लूप। तो होल्डिंग लूप का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, इट हीट द मीडियम, इट स्टलाइज द मीडियम, इट होल्ड द मीडियम, इट कूल द मीडियम। तो होल्डिंग लूप का काम क्या होता है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट स्टलाइज द मीडियम। तो होल्डिंग लूप मीडियम को स्टलाइज करता है। द स्टलाइजेशन इन डबल स्पायरल हीट एक्सचेंजर इज डन थ्रू। तो जो डबल स्पायरल हीट एक्सचेंजर है उसमें स्टलाइजेशन कैसे होता है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू, काउंटर मैकेनिज्म के थ्रू, सिम्पोर्टर मैकेनिज्म के थ्रू और एंटी पोर्टर मैकेनिज्म के थ्रू। तो 20 का जो राइट आंसर होगा तो वो काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है एक तरह से डबल स्पायरल हीट एक्सचेंजर में स्टलाइजेशन होता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ डायरेक्ट प्लेट एक्सचेंजर। तो इसने कहा है कि जो डायरेक्ट प्लेट एक्सचेंजर होता है स्टलाइजेशन प्रोसेस में, तो उसका एक मेन एडवांटेज क्या होता है? फॉर्मिंग अकर्स, यानी कि फॉर्मिंग झाग बन जाते हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट होती है। इफ़ द मीडिया कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड्स द प्लेट में गेट ब्लॉक्ड। इसने कहा है कि अगर मीडिया में सॉलिड्स होंगे तो जो प्लेट है वो ब्लॉक हो जाती है। और नंबर 4, हाई मेंटेनेंस। तो 21 में जो मेन डिसएडवांटेज है डायरेक्ट प्लेट एक्सचेंजर का, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर मीडिया में सॉलिड हैं, सस्पेंडेड यानी कि सॉलिड्स हैं, तो यहाँ पर जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से डायरेक्ट प्लेट एक्सचेंजर का डिसएडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है द फर्मेंटर वेसल्स इज स्टलाइज एट। इसने कहा है कि फर्मेंटर वेसल्स को आप कितने प्रेशर पर स्टलाइज करेंगे? तो 20 psi, 15 psi, 5 psi, 10 psi। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 psi पर हम फर्मेंटर वेसल को स्टलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ स्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा स्टलाइजेशन का मैथड नहीं है? रेडिएशन, केमिकल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट एंड कूलिंग। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलिंग यहाँ पर स्टलाइजेशन का मेथड नहीं है, जबकि रेडिएशन, केमिकल ट्रीटमेंट एंड अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट यहाँ पर स्टलाइजेशन के मेथड होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट। इनमें से कौन सा एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट नहीं होता है? क्रेसोल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, आयोडीन। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन हमारा एक एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट बैक्टीरियल एफिशिएंसी। इसने कहा है कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन की वेवलेंथ जो है हाईएस्ट बैक्टीरियल एफिशिएंसी रखती है? तो 270 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर, 265 नैनोमीटर, 290 नैनोमीटर। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 265 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है तो वो रेडिएशन बैक्टीरिया के लिए हाईएस्ट एफिशिएंसी रखती है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बिना ग्रो कर सकता है? ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड एरोटोलरेंट एनारोब्स। तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैकल्टेटिव एनारोब्स जो है ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बिना भी ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक स्टलाइजेशन। इसने कहा है कि इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्टलाइजेशन के लिए बेस्ट होती है? तो अल्ट्रासोनिक स्टलाइजेशन के लिए यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 किलो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक स्टलाइजेशन के लिए बेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो 500 किलो हर्ट्ज यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्टलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस स्टलाइजेशन ओवर बैच स्टलाइजेशन। तो कंटिन्यूस स्टलाइजेशन का एक एडवांटेज बताना है। सॉलिड मैटर कैन बी यूज्ड इन मीडिया,
रिडक्शन ऑफ फर्मेंटर कोरोजन यानी कोरोजन, लोअर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड इजायर कंट्रोल। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन ऑफ फर्मेंटन कोरोजन यहाँ पर जो है बेस्ट एडवांटेज है कंटिन्यूस स्टरलाइजेशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द स्टीम इज इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम वाया ए नोजल। तो इसने कहा है कि किसी भी सिस्टम में स्टीम दी जाती है एक नोजल के थ्रू। तो इसका 29 का आपको बताना है ये कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये ट्रू है कंसेप्ट या फॉल्स है कि एक स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है सिस्टम के अंदर नोजल के थ्रू। तो ट्रू है या फॉल्स ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डिफरेंशियल मीडिया अलाउ द ग्रोथ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ट्रू और फॉल्स। तो डिफरेंशियल मीडिया की बात आई है कि वो जो है सर्टेन टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराता है और इनहिबिट करता है कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को। तो ये ट्रू है फॉल्स है। 30 का जो बी है फॉल्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फिल्टर स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सा फिल्टर स्टरलाइजेशन का मेथड है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, डबल डिफ्यूज़न और सिटिंग ड्रॉप। तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूज़न हमारा फिल्टर स्टरलाइजेशन का मेथड होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्ज एरोसोल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ एयरवे कॉन्डिट। इसने कहा है कि इनमें से कौन सा लार्ज एरोसोल पार्टिकल्स डिपॉजिट होता है वॉल ऑफ एयरवे कॉन्डिट पे। तो फर्स्ट है इनर्शियल इम्पैक्शन, सेकंड है डिफ्यूजन, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड फोर इंटरसेप्शन। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनर्शियल इम्पैक्शन में जो है एरोसोल पार्टिकल्स जो है एयरवे कॉन्डिट की वॉल पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ब्राउनियन मोशन अकर्स इन। तो जो ब्राउनियन गति है, ब्राउनियन मोशन है, वो किस में होता है? तो ऑप्शन ए इनर्शियल इम्पैक्शन, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड इंटरसेप्शन। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ब्राउनियन मोशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आर अट्रैक्टेड। इनमें से कौन सा अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड होते हैं? इनर्शियल इम्पैक्शन में, डिफ्यूजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पूरा लिख लेना, अट्रैक्शन में और इंटरसेप्शन में। तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में जो है अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं। सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी है तो चार्ज पार्टिकल अपोजिट वाले होंगे, ऐसा कुछ आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 62 to 65, 60 to 65, 62 to 72 एंड 65 to 75। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 से 72 डिग्री सेल्सियस पास्चराइजेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द पार्टिकल्स विच आर लार्जर दैन द फिल्टर पोर्स आर रिमूव्ड बाय। इसने कहा है कि वो पार्टिकल्स जो फिल्टर पोर से बड़े होते हैं उन्हें कैसे निकाला जाता है? इनर्शियल इम्पैक्शन, डिफ्यूज़न, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इंटरसेप्शन, यही चार चीज़ें फिल्टर में आती हैं फिल्टर स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरसेप्शन प्रोसेस के थ्रू उन लार्ज पार्टिकल्स को निकाला जाता है जिनका साइज़ फिल्टर पोर से बड़ा होता है। सॉरी, विच ऑफ द 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसने कहा है कि कौन सा फिल्टर मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फिल्टर स्टरलाइजेशन प्रोसेस में? नाइट्रोसेल्यूलोज, फिल्टर पेपर, सीव ट्यूब्स एंड सैलोफेन। तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोसेल्यूलोज को एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो फिल्टर यूज़ होता है नाइट्रोसेल्यूलोज यूज़ होता है। व्हाट इज़ द पोर साइज ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। तो नाइट्रोसेल्यूलोज का पोर साइज क्या होता है? 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.22 माइक्रोन यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज का पोर साइज होता है, 0.22 माइक्रोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द हीट रिएक्टिव मीडियम कैन बी स्टरलाइज्ड बेस्ट बाय। तो एक हीट रिएक्टिव मीडियम होता है तो उसको स्टरलाइज किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं? कंटिन्यूस के थ्रू, बैच के थ्रू, फिल्टर के थ्रू, हीट के थ्रू। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो एक हीट रिएक्टिव मीडियम को आप फिल्टर स्टरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40,
नॉन फिक्स्ड फिल्टर आर आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट फिल्टर। इसने कहा है कि जो नॉन फिक्स्ड फिल्टर होते हैं उन्हें एब्सोल्यूट फिल्टर्स भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नॉन फिक्स्ड फिल्टर को एब्सोल्यूट फिल्टर्स भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ फिल्टर। इनमें से कौन सा डेप्थ फिल्टर का एग्जाम्पल नहीं है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। PTFE मेम्ब्रेन्स जो हैं ये डेप्थ फिल्टर का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि ग्लास फाइबर, कॉटन और सिंटर्ड मेटल्स ये डेप्थ फिल्टर के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो PTFE मेम्ब्रेन जो है डेप्थ फिल्टर एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, द एब्सोल्यूट फिल्टर्स हैव फिक्स्ड पोर साइज। जो एब्सोल्यूट फिल्टर होते हैं उनका पोर साइज फिक्स होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट फिल्टर का पोर साइज फिक्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय स्टीम। इनमें से कौन सा जो है स्टरलाइज नहीं हो सकता है स्टीम के द्वारा। एयर, वाटर, फर्मेंटर वेसल और फर्मेंटेशन मीडिया। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर को आप स्टीम के थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एरेशन रेट फॉर एरोबिक फर्मेंटेशन। तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सा टिपिकल एरेशन रेट है एरोबिक फर्मेंटेशन के लिए। 0.5 से 2, 1 से 2, 0.1 से 0.5 एंड 3 to 4। तो राइट आंसर 44 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.5 से 2 वीवीएम जो है टिपिकल एरेशन रेट होता है किसी भी एरोबिक फर्मेंटेशन के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, 1% ऑफ फिनॉल एक्ट एज, कि 1% फिनॉल किस तरह एक्ट करता है। तो ये मैं आपको बता दूँ, फिनॉल एज अ डिसइंफेक्टेंट एक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे आज के 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। कैसे लगे आपको सभी क्वेश्चन स्टरलाइजेशन के, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चाहिए, जितनी जल्दी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर बता सकते हैं। तो हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, तो अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे जो आने वाली वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। अपने सभी फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए बायोलॉजी क्लासेस जेके एकेडमिया को। हम आपको ऐसे ही न्यू क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।